आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि एक दुनिया के देशों का सार्वभौमिक संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के उद्देश्य से की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों का ये उद्देश्य था कि जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े स्तर पर व्यापक जनधन हानि हुई, व्यापक विनाश हुआ, तो उसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, तो इसको रोकने के लिए एक दुनिया के सभी देशों के संगठन की आवश्यकता थी कि वो मिल बैठकर परस्पर समस्याओं का, विवादों का समाधान कर सकें और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में मानव कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए विश्व के देश सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसकी स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी हम आयोजित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया एक सार्वभौमिक संगठन है। सार्वभौमिक अर्थात दुनिया के सभी देशों का संगठन है और अपने इस व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, व्यापक कार्यों की पूरा करने के लिए इसकी विभिन्न इकाइयां, विभिन्न अंग अपना कार्य करते हैं। इसके प्रमुख तौर पर 6 अंग हैं और ये 6 अंग विभिन्न अपने अपने कार्यों को पूरा करते हैं। हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य क्षेत्र जो है वो इतना व्यापक है कि वह दुनिया के सभी देशों में और विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। चाहे सैनिक संघर्ष की स्थिति हो, चाहे युद्ध की स्थिति हो, अथवा देशों के बीच में कोई विवाद हो, या हम देखें कहीं गरीबी है, भुखमरी है या बीमारी है, तो उन अशिक्षा है, कुपोषण है, इन कार्यों को रोकने के लिए भी, मानव का कल्याण करने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की आशा का एक केंद्र है। आप इस टॉपिक को हम शुरू करें। आप सबसे आग्रह कि इस YouTube चैनल को डॉक्टर रितेश जैन के नाम से वो सब्सक्राइब बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब कर लें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, ये 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा सचिवालय और छठा न्यायिकता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो हम बात शुरू करें अपनी महासभा से, जनरल असेंबली। देखिए, यह अंग जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विधायी संस्था है, विधायी अंग है, अर्थात दुनिया के सभी देशों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त है। दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, इसकी बैठकों में भाग लेते हैं, तो इसे विश्व की संसद भी कहा जा सकता है और विभिन्न समसामयिक समस्याओं को इसकी बैठकों में उठाते हैं। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे बुधवार को इसकी बैठकें आयोजित होती हैं और दिसंबर क्रिसमस के दिन तक ये बैठकें चलती हैं। तो महासभा, जिसमें इसके सभी सदस्य देश, यूएनओ की सदस्य संख्या कितनी है? 193। तो 193 देश इसके बैठकों में भाग लेते हैं। प्रत्येक देश को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, परंतु उसका वोट 1 होता है और प्रत्येक देश को इसमें अपनी बात रखने का, अपनी समस्या उठाने का अधिकार होता है। महासभा का कार्यक्षेत्र हम देखें बड़ा व्यापक है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करती है। जैसे हम देखें सुरक्षा परिषद में जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करना, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, सचिवालय जो है उनके महासचिव की नियुक्ति। तो इस प्रकार ये नियुक्ति संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वार्षिक बजट होता है, उस बजट को भी पास किसके द्वारा किया जाता है? महासभा द्वारा बजट पास किया जाता है। इसके अलावा हम देखें कि यह बाकी के अंगों की जो रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बाकी के अंग हैं उनकी जो रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट भी किसके सम्मुख पेश की जाती है? महासभा के सम्मुख पेश की जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए अगर कोई चुनौती पैदा होती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए कोई परेशानी, अगर कोई चुनौती पैदा होती है, तो उस पर भी विचार विमर्श किया जाता है। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। और उससे संकट के अध्ययन के लिए निरीक्षण दल भेजना, ये भी महासभा इसका काम को करती है। तो महासभा का कार्यक्षेत्र अपने आप में काफी व्यापक है। महासभा, इसके अलावा हम देखें कि अगर किसी राष्ट्र द्वारा लगातार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की अवहेलना की जाए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की पालना नहीं की जाए, तो ऐसे सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र से निलंबित करने का अधिकार भी किसके पास है? महासभा के पास है।
तो महासभा अपने आप में एक व्यापक संगठन है। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की हम कार्यकारी अंग कह रहे हैं, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कह रहे हैं, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, वह शांति एवं सुरक्षा की स्थापना बेसिकली किसके हाथों में है? प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा परिषद की है। सुरक्षा परिषद एक छोटी संस्था है जहां महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, वहीं सुरक्षा परिषद में एक छोटी संस्था है और इसमें हम देखें सिर्फ 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य में से 5 सदस्य कैसे हैं? स्थायी हैं। और इन 5 सदस्यों को कौन सी शक्ति प्राप्त है? वीटो पावर प्राप्त है। और ये 5 सदस्य कौन कौन से हैं? हम देखें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन, ये 5 सदस्य ऐसे हैं जिनको स्थापना के समय से ही वीटो पावर प्राप्त है। शुरुआत में ये 10 अस्थायी सदस्य जो थे, यह शुरुआत में हम देखें 5 थे, बाद में इनकी संख्या बढ़ा करके 10। तो इस समय संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 कैसे हैं? अस्थायी हैं। ये अस्थायी सदस्य जो हैं वो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इनका निर्वाचन किसके आधार पर? किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। और क्षेत्रीय आधार पर, जैसे दो देश पूर्वी यूरोप से, एक पश्चिमी यूरोप से, 2 एशियाई अफ्रीकाई देशों से, 2 देश दक्षिण अमेरिकी देशों से। तो ये क्षेत्र के आधार पर 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा इन सुरक्षा परिषद के सदस्यों को निर्वाचन किया जाता है। प्रति आधे सदस्य जो हैं प्रति 1 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं। उनकी जगह दूसरे नए सदस्य अपना पद ग्रहण कर लेते हैं। तो इन 10 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त नहीं है, जबकि इन 5 को महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जब निर्णय लिए जाते हैं तो महत्वपूर्ण विषयों के निर्णय के लिए इन 5 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। कौन सा विषय महत्वपूर्ण है, कौन सा विषय महत्वपूर्ण नहीं है, यह तय करने का अधिकार भी किसके पास है? सुरक्षा परिषद। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद दोहरे वीटो का प्रयोग करती है कि कोई सदस्य प्रस्ताव महत्वपूर्ण है या नहीं है इसको तय करने में, साथ ही अगर वो महत्वपूर्ण है तो उस विषय पर जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय में 5 स्थायी सदस्यों की सकारात्मक सहमति होना जरूरी है। अगर किसी सदस्य द्वारा वीटो पावर मतलब शब्द का अर्थ होता है कि अपनी असहमति जाहिर करना, उस विषय के ऊपर अपनी असहमति जाहिर करना, ये क्या कहलाता है? वीटो पावर कहलाता है। तो यहाँ सुरक्षा परिषद वीटो पावर का उपयोग कर रही है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया जा रहा था तब इसके निर्माताओं के मन में यह विचार था कि संयुक्त राष्ट्र को और प्रभावी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि महाशक्तियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वह शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए इस प्रकार अपने निर्णय ले सके। तो वीटो पावर की जो बात थी वो याल्टा सम्मेलन जो हुआ, उस याल्टा सम्मेलन में इन 5 महाशक्तियों को वीटो पावर देने का निर्णय लिया गया था, सहमति बनी थी। तो सुरक्षा परिषद अपना ये काम करती है। सुरक्षा परिषद विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए यह सदैव अधिवेशन में बनी रहती है, यह सदैव अधिवेशन में बनी रहती है। और तुरंत वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के लिए अगर कोई संकट खड़ा होता है, कोई चुनौती खड़ी होती है, कोई युद्ध की आशंका होती है, तो उसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है। सुरक्षा परिषद अपने इस कार्य को करने के लिए विभिन्न साधन काम में लेती है। सबसे पहले वो युद्धरत राष्ट्र जो है, जो युद्ध में उलझे हुए हैं या किसी देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले तो समझाने बुझाने के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से या संधि समझौते के माध्यम से, परस्पर वार्ता के माध्यम से उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। दूसरी बात हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से भी उस समस्या को सुलझाने का सुझाव दिया जाता है। तीसरी बात, फिर भी अगर बात नहीं बने, अगर वो देश निरंतर अंतर्राष्ट्रीय शांति का नुकसान पहुंचाए, तो उस देश के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाए, उस देश के ऊपर दुनिया के दूसरे देशों द्वारा सहयोग नहीं किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। और फिर भी हम देखें कि उस देश द्वारा इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रयासों को नहीं रोका जा रहा है, युद्ध को बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के पास एक विकल्प है अंतिम तौर पर कि वह सैनिक कार्रवाई के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने वाले देश के विरुद्ध क्या कर सकती है? सैनिक कार्रवाई कर सकती है। तो यहाँ देखिए, अब सुरक्षा परिषद के पास अपनी स्वयं की कोई सेना नहीं है, तो इसके पास सेना कहाँ से आती है साहब? इसके पास सेना जो है वो सदस्य राष्ट्रों द्वारा सेना
का योगदान दिया जाता है। जो यूएनओ के सदस्य राष्ट्र हैं उनसे सेना मांगी जाती है और सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में वह सेना उस युद्ध क्षेत्र में जाती है और वहां शांति स्थापना करने का प्रयास करती है, या युद्ध को बढ़ावा देने वाला जो राष्ट्र है उस राष्ट्र को रोकने का प्रयास करती है। और इस प्रकार के कई प्रयास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए और अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया गया, युद्धों को रोका गया। तो यहाँ इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इस निर्णय को लेने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होना जरूरी होता है। तो सुरक्षा परिषद जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए अपना तुरंत काम करती है। अगर कोई नया देश महासभा की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे देश को सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसकी सहमति होना जरूरी है? सुरक्षा परिषद की सहमति होना जरूरी है। और महासभा के जो 2/3 सदस्य हैं उन 2/3 सदस्यों की सहमति के साथ साथ सुरक्षा परिषद में जो 9 सदस्य हैं, इन 9 में से 5 सदस्य जो कि वीटो पावर का प्रयोग करते हैं, स्थायी सदस्य हैं, उनकी भी सकारात्मक सहमति मिलने पर ही कोई भी नया देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन सकता है। अगला अंग है, देखिए अब इससे पहले अपन बात करें सुरक्षा परिषद की भूमिका। तो सुरक्षा परिषद की भूमिका अब कई बार द्वितीय विश्व युद्ध में जब शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के दौर में सुरक्षा परिषद में जो ये शीत युद्ध के 2 पक्ष थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, तो इन दोनों पक्षों की शीत युद्ध का प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिला? सुरक्षा परिषद में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के समर्थक प्रस्तावों को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया? वीटो पावर का प्रयोग किया। और वीटो पावर का प्रयोग करने से हम देखें कि सुरक्षा परिषद अपना निर्णय लेने में असमर्थ हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में लगने लगा कि सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। आज यह मांग उठाई जाती है कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी तब इसके सदस्य देशों की संख्या 51 थी, 5 महाशक्तियां थी, 5 महाशक्तियों को वीटो पावर दे दिया गया। आज दुनिया की वैश्विक परिदृश्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। इसकी सदस्य संख्या 193 पहुंच चुकी है। दुनिया में और भी कई क्षेत्रीय शक्तियां पैदा हो चुकी हैं। तो उन देशों को भी कैसी सदस्यता मिलनी चाहिए? स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और इस स्थायी सदस्यता के दावेदारों में हम देखें जापान है, जर्मनी है, भारत भी इसका एक प्रबल दावेदार है। परंतु आज भी इसकी स्थायी सदस्य संख्या कितनी बनी हुई है? 5 बनी हुई है। तो जो दूसरे देश हैं जो दावा कर रहे हैं कि हमें स्थायी सदस्यता मिलनी, संयुक्त राष्ट्र में सुधार होना चाहिए, इसकी संरचना में लोकतांत्रिक इसे बनना चाहिए, इससे दूसरे देशों को भी इसमें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, तो इस बात को लेकर के बड़ी जोर शोर से मांग की जा रही है और सुरक्षा परिषद के ऊपर सुधार की बात की जा रही है। तो सुरक्षा परिषद को समय के साथ चलना होगा। अगर हम बात करें, अगला अंग जो है वो है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका जो नाम है इकोसैक। इकोसैक का मतलब है कि इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में दुनिया के देशों का सहयोग करने के लिए। देखिए सिर्फ युद्ध एवं संघर्ष से ही अंतरराष्ट्रीय शांति को नुकसान नहीं पहुंचता, अपितु अंतरराष्ट्रीय शांति को समाप्त करने वाले दूसरे अन्य कारक भी हैं। रोग है, बीमारी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, कुपोषण है। तो ये समस्याएं जो हैं, इन समस्याओं को रोकना भी मानव कल्याण के लिए जरूरी है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसे संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया कि वह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी दुनिया के देशों के बीच सहयोग संबंध स्थापित करे, परस्पर समन्वय करे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस सामाजिक और आर्थिक परिषद की स्थापना की गई। यह सामाजिक और आर्थिक परिषद जो है वह विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WLO वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एजेंसियां जो हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, तो इन एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपना निरंतर कार्य करती रहती है। इस सामाजिक और आर्थिक परिषद के कुल सदस्य संख्या कितनी है? 54 सदस्य हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? महासभा द्वारा। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। और प्रति वर्ष 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या होते रहते हैं? पदमुक्त होते रहते हैं, उनकी जगह दूसरे नए सदस्य आते रहते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक परिषद जो है वह दुनिया के देशों के बीच में मानव, सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक क्षेत्रों में, चाहे वो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के माध्यम से मानव अधिकारों की स्थापना के लिए यह सामाजिक आर्थिक परिषद भी काम करती है। अगला अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कि दुनिया के देशों के बीच में परस्पर विवाद, चाहे वो सीमा विवाद है, जल विवाद है या अन्य कोई विवाद है,
तो वो उन विवादों की सुनवाई किसमें की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह सिर्फ देशों के मध्य विवाद जो कि इन देशों द्वारा किसमें सुनवाई के लिए लाए जाते हैं, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाए जाते हैं। और इसका कार्यक्षेत्र स्वैच्छिक है, अर्थात जो संघर्षरत देश हैं या दोनों पक्षों के देश हैं, जब दोनों सहमत हो तो वो विवाद किसमें लाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो देशों के घरेलू मामले किसमें नहीं लाए जाते? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं लाए जाते। अभी तो देशों के बीच जो मामले हैं, बाह्य मामले हैं, उनकी सुनवाई कहाँ की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में की जाती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग। और ये हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड की राजधानी है हेग, जहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, इसमें सब 15 न्यायाधीश हैं और वो 15 न्यायाधीश जो है वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, चुने जाते हैं। और एक नियुक्ति किसके द्वारा? महासभा द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, जिनसे कौन सहमत होता है? सुरक्षा परिषद सहमत होती है। भारत में 4 लोग ऐसे रहे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम करने का मौका मिला। वीएन राव, रघुनंदन पाठक, नगेंद्र सिंह, दलबीर भंडारी। तो ये दलबीर भंडारी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और इनको अंतर्राष्ट्रीय अभी भी कार्यरत है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक जज के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो 4 लोग हैं, बीएन राव, नगेंद्र सिंह राजस्थान में डूंगरपुर से हैं, रघुनंदन पाठक, आरएस पाठक और दलबीर सिंह। ये दलबीर सिंह जो है वो जोधपुर से रहे हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में काम किया, सुप्रीम कोर्ट में काम किया और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज के रूप में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। सचिवालय की हम बात करें कि इन विभिन्न अंगों के बीच में परस्पर समन्वय स्थापित करने के लिए एक क्या होता है, इसका सबसे बड़ा प्रशासनिक अंग जो है वो कौन सा है? सचिवालय है। और इस प्रशासनिक अंग का जो मुखिया होता है, सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? महासचिव होता है। तो महासचिव, जनरल सेक्रेटरी इस यूएनओ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। दुनिया के विभिन्न सम्मेलनों में, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न देशों में यूएन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो बात कही जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? महासचिव द्वारा की जाती है। विश्व के विभिन्न मामलों की निरीक्षण करना, उनकी जांच रिपोर्ट तैयार करना या यूएन का बजट तैयार करना या यूएन के कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना, वो सब किसके द्वारा की जाती है? इस सचिवालय द्वारा तैयार की जाती है, जिसका प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा कौन होता है? महासचिव होता है। यह इसका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष होता है और इसकी नियुक्ति जो है वो महासभा द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, जिससे सहमति किसकी होनी चाहिए? सुरक्षा परिषद की। और सुरक्षा परिषद में से भी किसकी? इन 5 स्थायी सदस्यों से उसकी सहमति होनी चाहिए, तभी हम तब किसकी नियुक्ति हो पाती है? महासचिव की नियुक्ति हो पाती है। इस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के तौर पर कौन काम कर रहे हैं? एंटोनियो गुटेरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले जो महासचिव थे ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो ये सचिवालय जो है वो अपना काम करता है और इसका एक बड़ा कार्यालय है जो कि न्यूयॉर्क में है और बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कई अधिकारी कर्मचारी विभिन्न सेक्शनों में काम करते हैं, इस महासचिव को सहायता करते हैं। और इसका बड़ा अपने आप में क्षेत्रीय कार्यालय भी है, वो क्षेत्रीय कार्यालय अपना विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन हो गया? महासचिव। एक और अंग है साहब न्यायिकता परिषद। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उपनिवेश हुआ करते थे बड़ी संख्या में, महाशक्तियों के छोटे छोटे उपनिवेश, बड़े बड़े उपनिवेश हुआ करते थे। तो जब उन उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो कई उपनिवेश ऐसे थे जो अपना शासन संचालन करने में समर्थ नहीं थे, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वह अपना शासन संचालन कर सकें। तो ऐसी स्थिति में उनके शासन संचालन की जिम्मेदारी जो है कुछ बड़े देशों को सौंप दी गई, कुछ महाशक्तियों को सौंप दी गई, जब तक कि वो अपना शासन स्वयं चलाने में समर्थ नहीं हो जाए। तो इस कार्य को करने के लिए न्यायिकता परिषद की, उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी, उनकी सार संभाल करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? न्यायिकता परिषद को सौंपी गई। 1954 के बाद दुनिया में कोई उपनिवेश नहीं बचा, ये उपनिवेशों की देखभाल करने का काम जो था वो खत्म हो गया और न्यायिकता परिषद के पास भी कोई काम नहीं बचा। आज भी इस संस्था के पास कोई काम नहीं है और यह पूरी तरह से इनएक्टिव संस्था है, असक्रिय संस्था है, अर्थात यह कोई काम नहीं करती। कई बार सुधारकों द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि इस न्यायिकता
75% को समाप्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ये 6 प्रमुख अंग हैं। इन 6 प्रमुख अंगों के ये प्रमुख कार्य हैं और इन कार्यों को करते समय हम देखें कि यह दुनिया की विभिन्न संकटों, समस्याओं, चुनौतियों को रोकने के लिए किस प्रकार अपना अपना काम करते हैं। और पिछले 70 वर्षों से 1945 से लेकर के आज तक हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न समस्याओं को रोकने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। हालांकि कई बार शीत युद्ध के दौर में संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सुरक्षा परिषद द्वारा, स्थायी सदस्यों द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए कई बार समस्याओं के ऊपर वीटो पावर किया गया, जिससे निर्णय नहीं हो पाया। और निर्णय नहीं होने की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लगने लगा कि कई बार लकवा लग गया है या निर्णय लेने में असमर्थ हो रही है, तो इसकी सुधार की मांग उठती है। तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और उसमें आवश्यक सुधार आदि के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।